नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आज हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम एक छोटे से प्रयास कर रहे हैं कि मनुस्मृति के ऊपर में जो लोग गंदे गंदे विचार कहते हैं, गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं मनु जी के बारे में, और उसको लेकर के अनेक प्रकार से विरोध भी करते हैं, तो हम उस चीज़ को आज समझने की प्रयास करेंगे। हमारे पास मनुस्मृति है जो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार द्वारा भाष्य किया हुआ है, तो उसके आधार पर हम मनुस्मृति को समझने की प्रयास करेंगे। हमारे पहले वीडियो में हमने बताया था कि मनुस्मृति का महत्व किन किन देशों में, किन किन क्षेत्रों में, कहाँ कहाँ पर प्राचीन काल में और वर्तमान काल में मान्य है, किस प्रकार से मनुस्मृति को प्राचीन काल में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों के रूप में माना जाता था। उन सब के बारे में विस्तार से हम कल चर्चा किए। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम प्रथम अध्याय की आगे की कड़ी है जो आज हम आरंभ करेंगे, जिसमें मनुस्मृति किस समय का है, किसने लिखा है, यह वैवस्वत मनु की कृति है या स्वयंभू मनु की कृति है, उसके बारे में हम समझने की प्रयास करेंगे। तो आओ हम आज इसको आरंभ करते हैं। क्रमांक आ मनुस्मृति वैवस्वत मनु प्रोक्त। कुछ आलोचक मनुस्मृति को मनु प्रोक्त तो मानते हैं, किंतु उस मनु को स्वयंभू ना मानकर वैवस्वत मनु मानते हैं। ऐसा मानने के भी उनके कुछ आधार भी हैं, जिसके अनुसार वह इसे वैवस्वत मनु का मानते हैं। तो आधार निम्न प्रकार से हैं, जिसमें पहला आधार है कि मनुस्मृति के पहला अध्याय के 61 से लेकर 62 श्लोकों में स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन करते हुए 7वें वैवस्वत मनु तक का उल्लेख है। पहले मनु के जीवन काल में 7वें मनु का उल्लेख नहीं हो सकता, क्योंकि जो मनु ने लिखा है वह पहला मनु है, तो अपने से आगे का जो हुआ नहीं है उस मनु के बारे में किस प्रकार से वह लिख सकते हैं। अतः यह 7वें वैवस्वत मनु की ही रचना है, ऐसा कुछ विद्वानों का विचार है। वो लोग मानते हैं कि इसमें जो 7 मनु तक लिखा हुआ है, जिसमें 7वें मनु वैवस्वत मनु है, तो लोग समझते हैं कि यह रचना वैवस्वत मनु ने ही की है। अब दूसरा है कौटिल्य अर्थशास्त्र प्रकरण 8 का अध्याय 12 में आदिकाल में प्रजाओं द्वारा वैवस्वत मनु को राजा बनाने की घटना है। वहाँ जो कर व्यवस्था दी है वह प्रचलित मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 130 से 132 की श्लोक से मिलती जुलती है। अतः यह स्मृति वैवस्वत मनु प्रोक्त है, इस प्रकार से लोग समझते हैं। अब इस आधारों का अनुशीलन करने पर इन पर आधारित यह मान्यता स्वयं अमान्य प्रतीत होता है। जब मनुस्मृति का हम अध्ययन करते हैं, जब समझने की प्रयास करते हैं मनु जी के विचारों को, तो ये जो बातें हैं, जो ऊपर लिखित बातें हैं, वो प्रक्षिप्त लगते हैं। तो इसके बारे में आगे विचार करते हुए सुरेंद्र कुमार जी ने
लिखा है कि मनुस्मृति के जिन श्लोकों में वैवस्वत मनु का उल्लेख है वह निम्न है। में लिखा हुआ है कि स्वयंभुवस्यास्य मनोः षड्वंशा मनवोपरे सृष्टवन्तः प्रजा स्वाहा स्वाहा महात्मानो महोजसः स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा चाक्षुषश्च महोतेजा विवस्वन्सुत एव च। अर्थात इस स्वयंभू मनु के वंश में महात्मा और महान तपस्वी अन्य 6 मनु और हुए हैं। उन्होंने अपने अपने काल में अपनी प्रजाओं की सृष्टि की थी। वे हैं स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत मनु, चाक्षुष मनु और विवस्वत का पुत्र वैवस्वत मनु। मनुस्मृति में ये दोनों ही श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होता है, अर्थात इसे कोई इसमें डाला गया है। इनकी प्रक्षिप्तता के कई कारण हैं, जिसमें पहला कारण यह है कि स्वयंभू मनु पहले ही अपने वंश की भावी 6 पीढ़ियों का वर्णन नहीं कर सकते, अर्थात वह अपने आने वाले 6 पीढ़ी का जो भी आया नहीं है उसका वर्णन नहीं कर सकते। अध्याय 1 के 58 से 60वें श्लोकों के वर्णन से यह स्पष्ट है कि स्वयंभू मनु ने परवर्ती कोई संकलनकर्ता यह बात कह रहा है और वह भावी 6 पीढ़ियों और उनके कार्यों का पहले ही वर्णन कैसे कर सकता है। इस प्रकार ये श्लोक परवर्ती प्रक्षेप्त हैं और काल विरुद्ध वर्णन भी है। दूसरा है कि इनका पूर्वापर प्रसंग से भी विरोध है। जो ये श्लोक लिखे हुए हैं उस श्लोक के ऊपर आरंभ में जो श्लोक लिखा हुआ है वो श्लोक एक दूसरे से मिलती जुलती होनी चाहिए, किंतु यह वहां से अलग हो रहा है। इस 57 और अध्याय 1 का 64वां श्लोकों में सृष्टि उत्पत्ति की अवस्था और उसके काल का वर्णन चल रहा है। बीच के इन श्लोकों के प्रासंगिक वर्णन ने उस प्रसंग क्रम को भंग कर दिया है, अर्थात जो क्रम चल रहा है उसको काटते हुए दूसरा प्रसंग उसमें डाल दिया गया है। तीसरा कारण है कि मनुओं के द्वारा चराचर सृष्टि का उत्पत्ति और पालन सृष्टि क्रम विरुद्ध वर्णन भी है। यह मनु की पहले अध्याय के 6वें श्लोक 14 से लेके 23वें श्लोकों में वर्णित मान्यता के भी विरुद्ध है। इस प्रसंग में भृगु द्वारा मनुस्मृति के प्रवचन का कथन भी असंगत है, क्योंकि इसकी शैली से यह मनुप्रोक्त ही सिद्ध होती है। इस प्रकार इन प्रक्षिप्त श्लोकों के आधार पर इसे वैवस्वत मनुप्रोक्त नहीं कहा जा सकता। दूसरा जो था कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार लोग इसको वैवस्वत मनु का मानते हैं। वह कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो घटना वैवस्वत मनु के नाम से दी गई है वह महाभारत शांति पर्व के
68वां अध्याय के 15 से 30वें में श्लोकों में स्वयंभू मनु के प्रसंग में दी हुई है। कहा नहीं जा सकता कि कौटिल्य अर्थशास्त्रकार ने यह नामांतर क्यों ग्रहण किया। यह किसी पाठ भेद के कारण भी हो सकता है, अथवा यह भी संभव है कि वैवस्वत मनु ने इन व्यवस्थाओं का यथावत और रुचिपूर्वक जो स्वयंभू मनु ने व्यवस्था लिखी हुई थी, बनाई हुई थी, उसी को यथावत ज्यों का त्यों अपने काल में, अपने समय में रुचिपूर्वक उसको लागू किया हो, जिससे वे उसके नाम से प्रसिद्ध हो गई हो। वैसे कुछ वंशावलियों को देखकर और दोनों मनुओं का प्रथम राजा के रूप में वर्णन देखकर कई बार अन्वेषकों को दोनों की एकता का आभास होने लगता है। ये एक रूप वर्णन भी भ्रांति पैदा कर देते हैं। इतिहास अनुसंधाताओं ने इनका समाधान प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया है कि स्वयंभू मनु सृष्टि का प्रथम राजा और वैवस्वत मनु प्रलयोत्तरकालीन समाज का प्रथम राजा था। इस कारण दोनों का प्रथम राजा के रूप में कथन है। इनके अतिरिक्त अन्य बहुत सी युक्तियां भी हैं जिनका इस प्रसंग में उल्लेख किया जा सकता है, और उससे इसी मान्यता को बल मिलता है कि मनुस्मृति के प्रवक्ता मनु वैवस्वत नहीं अपितु स्वयंभू है। जैसे कि मनुस्मृति में ऐसा कोई अंतः साक्ष्य नहीं मिलता जिसमें वैवस्वत मनु की शास्त्र प्रवक्ता के रूप में चर्चा हो। उपर्युक्त स्थल को छोड़कर अन्यत्र कहीं वैवस्वत का नाम भी नहीं है। उस स्थल पर भी केवल वंशावली है। मनुस्मृति के प्रवचन से उसका किसी प्रकार का संबंध नहीं दिखाया है। मनुस्मृति में मनु के साथ भृगु का उल्लेख मिलता है। यह भृगु भी स्वयंभू मनु का शिष्य था, वैवस्वत मनु का नहीं। यद्यपि भारतीय साहित्य में दोनों मनु प्रथम राजा के रूप में वर्णित है, किंतु स्वयंभू मनु की अधिक ख्याति धर्मशास्त्रकार के रूप में है, जबकि वैवस्वत मनु की एक राजा के रूप में है। वैवस्वत मनु का धर्मशास्त्रकार के रूप में उल्लेख नहीं के बराबर है। वाल्मीकि रामायण में वैवस्वत मनु को सूर्यवंश का प्रथम राजा कहा है। उसी ने अयोध्या की स्थापना की। मनुस्मृति में अयोध्या का तत्कालीन प्रदेश या भौगोलिक स्थिति का कहीं कोई वर्णन नहीं है, जबकि इसके विपरीत स्वयंभू के शासित प्रदेश ब्रह्मावर्त का सर्वोच्च महत्व प्रदर्शित है। मनुस्मृति में स्वयंभू मनु के परवर्ती मनुओं की अथवा वैवस्वत से पूर्व के मनुओं की किसी भी प्रकार की चर्चा का न होना भी इसे स्वयंभू कालीन सिद्ध करता है। इस स्थान पर केवल मनु के राज्य का उल्लेख है और वह भी प्रक्षिप्त है। शैली के आधार पर वह वैवस्वत के भी बहुत परवर्ती काल का प्रक्षेप सिद्ध होता है। वहाँ राजा पृथु का भी उल्लेख है, जो वैवस्वत मनु से
7वीं पीढ़ी में हुआ है। मनुस्मृति के अध्याय 1 का 79 और 80 श्लोक में मनवंतर काल परिमाण का वर्णन है। यदि मनुस्मृति वैवस्वत काल की होती तो वहाँ पूर्व मनवंतरों के व्यक्ति, काल और नामों का उल्लेख अवश्य मिलता, लेकिन केवल मनवंतर का वर्णन होना इस बात का द्योतक है, इस बात की पुष्टि करता है कि यह प्रारंभिक मनवंतर काल की कृति है, अर्थात प्रारंभिक काल की रचना है, जबकि मनवंतर केवल एक काल परिमाण रूप में प्रचलित हुआ है, समय को मापने के रूप में प्रचलित हुआ है। मनु के व्यक्तिगत नामों पर इनका नामकरण बाद में निर्धारित हुआ। मनुस्मृति तथा अन्य ग्रंथों में वर्णित वंशावलियां भी मनुस्मृति का संबंध स्वयंभू से सिद्ध करते हैं। मनुस्मृति में अनेक स्थलों पर मनु का सीधा संबंध ब्रह्मा से प्रदर्शित किया है। ब्रह्मा को विशेष महत्व भी दिया गया है, जैसे ब्रह्मावर्त आदि नामकरण। इससे यह पता चलता है कि यह ब्रह्मा जी के समय का है। वैवस्वत मनु का ब्रह्मा से सीधा संबंध न कुल वंश से है और न विद्या वंश से है, जबकि स्वयंभू मनु का है। उसका नाम स्वयंभू भी स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा का पुत्र या वंशज होने से स्वयंभू है। मनुस्मृति में ब्रह्मा से सीधे संबंध की प्रवृत्ति और उसे महत्व प्रदान करने की भावना भी इसे स्वयंभूकृत सिद्ध करती है। अगला है, मनुस्मृति भृगु प्रोक्त है क्या? क्या मनुस्मृति को भृगु ने रचना किया है, भृगु जी ने लिखा है? इस बारे में आगे जानते हैं कि भाष्यकार सुरेंद्र कुमार जी बताते हैं कि मनुस्मृति को भृगु प्रोक्त मानने वालों के लिए आधारभूत सामग्री मनुस्मृति में ही प्राप्त है। परवर्ती ग्रंथों में भी उसी को आधार बनाकर यह मान्यता प्रदर्शित की गई है कि मनुस्मृति भृगु प्रोक्त है। अतः यह पहले उन्हीं श्लोकों की विवेचना की जानी आवश्यक है जिनमें इसे भृगु प्रोक्त कहा गया है, अर्थात भृगु द्वारा रचना की हुई मानते हैं। इसमें पहला है कि पूर्वोक्त विवेचन में मनुस्मृति की शैली पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। उससे यह निष्कर्ष सामने आया है कि इसकी प्रवचन शैली से मनु ही इसके आदि प्रवक्ता सिद्ध होते हैं। अध्याय 1 के पहला श्लोक से लेकर चौथा श्लोक में जो वर्णित है कि साक्षात्कृत धर्मा ऋषि मानने के कारण ऋषि लोग मनु के पास आते हैं और धर्म संबंधी जिज्ञासा करते हैं। जिज्ञासा मनु से की है तो मनु ही उसका उत्तर देते हैं, और यह भी कि वही इस विषय के अपने समय के विशिष्ट विद्वान और यह भी कि वही इस विषय के अपने समय के विशिष्ट विद्वान हैं। वह उत्तर
एक अध्याय के 1 से 4 श्लोक से प्रारंभ होकर अंत तक इसी शैली में चलता है। इसी प्रकार किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऋषियों के प्रश्न का उत्तर दिया जाना तो शैली संगत है और न ही व्यवहारिक है। बीच बीच में बहुत से श्लोकों में भृगु द्वारा प्रवचन करने का उल्लेख भी है। यह बड़ी अटपटी, अव्यवहारिक और अप्रासंगिक बात है कि ऋषिगण विशिष्ट विद्वान होने के नाते आए तो मनु के पास हैं। प्रश्न भी उन्होंने मनु से करते हैं और तदनुसार प्रारंभ में उत्तर भी मनु ही देते हैं, किंतु पुनः भृगु उत्तर देना शुरू कर देते हैं, जबकि अंत तक शैली वही पहले अध्याय के 34 श्लोक से आरंभ मनु द्वारा उत्तर देने वाली चलती रहती है। वस्तुतः मनुस्मृति में भृगु से संबंधित सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं। भृगु के शिष्यों ने भृगु को महत्व प्रदान करने और मनु से जोड़ने के लिए उनका प्रक्षिप्त किया होगा। मनुस्मृति की शैली से, उनकी अव्यवहारिकता से और अप्रासंगिकता से यह निष्कर्ष निकलता है कि वे श्लोक मनुस्मृति में परिवर्तित काल में बलात् डाल गए हैं। किसी भी स्थल पर मनु स्मृति के प्रसंगों से पूर्वापर रूप में उनका तालमेल न होना और विरुद्ध वर्णन होना भी उन्हें बलात् किया गया प्रक्षेप सिद्ध करता है। यहाँ उनकी प्रक्षिप्तता पर विचार किया जा रहा है। इसमें एक श्लोक है कि एतद्वोऽयं भृगुः शास्त्रं श्रावयिष्यत्यशेषतः एतद्धीमतोऽधिजगे सर्वमेषोऽखिलं मुनिः ततस्तथा सेतेनोक्तो महर्षिर्मनुना भृगुः तान् ब्रवीण ऋषीन् सर्वान् प्रीतात्मा श्रूयतामिति। अर्थात यह भृगु मुनि इस मनुस्मृति शास्त्र को संपूर्ण रूप से आप लोगों को सुनाएगा, क्योंकि इसने इस संपूर्ण शास्त्र को भली भांति मुझ मनु से सीखा है। महर्षि मनु के इस प्रकार कहने पर वह महर्षि भृगु जिज्ञासा की दृष्टि से आए उन सब ऋषियों को प्रसन्नचित्त होकर सुनिए ऐसा बोले हैं। इन श्लोकों की प्रक्षिप्तता का विवेचन इस प्रकार है कि उपर्युक्त शैलीगत आधार के अतिरिक्त ये श्लोक इन मानदंडों के आधार पर भी प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। पहला है प्रसंग विरोध। पूर्वापर था अध्याय 1 के श्लोक 57 और 64 श्लोक में सृष्टि उत्पत्ति की अवस्था और उसके काल का वर्णन है। अब इन श्लोकों के अप्रासंगिक वर्णन ने उस प्रसंग रूप को भंग कर दिया है। मनु सृष्टि उत्पत्ति विषयक जानकारी दे रहे हैं और यह प्रकरण
पहला अध्याय के 144वें श्लोक में पूरा होगा। और ये जो ऊपर श्लोक अभी हम आप बताए हैं वो श्लोक इन्हीं श्लोक के मध्य में जो 157 जो पहले अध्याय के 57 श्लोक से लेके 64 श्लोक के बीच में उस श्लोक को 49वां श्लोक में डाल दिया है। तो यहाँ पर यह इनकी शैली जो मनु जी का बताने का जो शैली चल रहा था उसके बीच में अचानक से यह शब्दों का प्रयोग कर दिया है, इन श्लोकों का प्रयोग किया हुआ है। एक प्रचलित प्रकरण के पूर्ण हुए बिना ही प्रसंग के इस शास्त्र का अध्ययन अध्यापन क्रम बतलाकर भृगु द्वारा शास्त्र सुनाने की बात कहना विसंगतिपूर्ण, अटपटा एवं बलात् डाला गया प्रक्षेप है। दूसरा है अंतर्विरोध। अध्याय 1 के 58 और अध्याय 1 के ही 61 से लेके 63 श्लोक भी प्रसंग की दृष्टि से इन श्लोकों से संबंध हैं। उनमें पहले अध्याय के 6वां श्लोक 14 श्लोक से लेके 23वें श्लोक में वर्णित सृष्टि उत्पत्ति के क्रम के विरुद्ध वर्णन है। मनुओं से चराचर सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती। तीसरा है शैली विरोध। मनुस्मृति मूलतः प्रवचन होने से उनके लिए मूल संकलन में शास्त्र शब्द का व्यवहार नहीं बनता। यह शास्त्र पाठ इन्हें परवर्ती प्रक्षेप सिद्ध करता है। एक श्लोक है जिसमें लिखा है कि अथेदमुक्तवान् शास्त्रं पुरा पृष्टो मनुर्मया तथेदं यूयमप्यद्य मत्स्यकाशा निबोधत। यह है पहला अध्याय के 119वां श्लोक। इसका अर्थ यह है कि महर्षियों से भृगु मुनि कहते हैं, जैसे पहले मेरे पूछने पर महर्षि मनु ने मुझे इस शास्त्र का उपदेश किया था, वैसे ही आज आप लोग भी मुझसे सुनो। यहाँ भृगु स्वयं मनु को आदि प्रवक्ता कह रहे हैं। इसी श्लोक की प्रक्षिप्तता का विवेचन इस प्रकार से है कि पहला यह प्रसंग विरोध भी है। पूर्वापर अर्थात ये जो श्लोक पढ़े हैं उसके ऊपर जो 110वां श्लोक है और 120 एक अध्याय के 120वां श्लोक, इन श्लोकों में धर्म के स्वरूप के विवेचन का प्रसंग है। उस प्रसंग के मध्य बिना ही प्रसंग के मनु से शास्त्र सुनने और फिर स्वयं सुनाने की बात कहना असंगत है। यह आपस में मेल नहीं खाता। इससे पूर्वापर यह प्रसंग भंग हो गया है। यहाँ जो चल रहा प्रसंग है वह भंग हो जा रहा है। अब दूसरा है शैली विरोध। शैली की दृष्टि से यह श्लोक भृगु से भी भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा रचित है। फिर मनु का तो किसी भी दृष्टि से यह नहीं हो सकता।
अब एक श्लोक और है। श्रुत्वैतान् ऋषयो धर्मान् स्नातकस्य यथोदितान् इदमच्युर्महात्मानमनलप्रभवं भृगुम्। सतानुवाच धर्मात्मा महर्षिन् मानवो भृगुः श्रूयतामयेन दोषेण मृत्युर्विप्रानजिघांसति। इन 5वें अध्याय के 1 से 4 श्लोक में महर्षि लोग भृगु से प्रश्न करते हैं कि अपने धर्म में स्थित रहते हुए भी विद्वानों को मृत्यु क्यों प्रभावित कर लेती है। भृगु उन्हें उत्तर देते हैं, वेदों के अनभ्यास, वेदों को न पढ़ने से, सदाचार का त्याग करने से, आलस्य और अन्य दोष के कारण विद्वानों को मृत्यु मारती है। इस श्लोकों की प्रक्षिप्तता का विवेचन भी हम करते हैं। इसमें यह है, पहला तो यह शैली विरोध है। शैली की दृष्टि से यह श्लोक भृगु से भी परवर्ती किसी अन्य व्यक्ति की रचना है, क्योंकि इनमें भृगु का भी अन्य पुरुष की शैली में वर्णन है जो स्वयं भृगुकृत नहीं हो सकता। स्मृति के प्रारंभ में प्रश्न मनु से किया था। मनु के पास ही ऋषि आए थे। भृगु से पुनः प्रश्न और उसके द्वारा उत्तर मनु स्मृति की शैली के अनुरूप नहीं है। दूसरा कारण है कि यह प्रसंग विरोध भी है। अग्रिम प्रसंग भक्ष्य पदार्थों का है, जबकि इन श्लोकों में मृत्यु का कारण पूछा और बताया जा रहा है। यहाँ प्रश्न और उत्तर की असंगति इन्हें प्रक्षिप्त सिद्ध करती है। एक श्लोक और है। चातुर्वर्ण्यस्य कृत्स्नो अमुक्तो धर्मस्त्वया नघ कर्मणां फलनिवृत्तिं संसनस्तस्त्वः पराम्। सतानुवाच धर्मात्मा महर्षिन् मानवो भृगुः अस्य सर्वस्य ऋणुत कर्मयोगस्य निर्णयम्। यह 12वां अध्याय के 1 से 2 श्लोक हैं। इन श्लोकों की प्रक्षिप्तता का विवेचन इस प्रकार से है। पहला, यह प्रसंग विरोध है। इससे पूर्व 11वां अध्याय के 266वें श्लोक में मौलिक शैली के अनुसार पूर्व विषय की समाप्ति और अग्रिम कर्म विधि विषय के प्रारंभ का संकेत है। उसके बाद पुनः प्रश्नोत्तर करना असंगत भी है और मनु की शैली के विपरीत भी है। दूसरा, कि यह शैली विरोध है। शैली विरोध इस प्रकार से है कि ये भी भृगु से परवर्ती व्यक्ति की रचनाएं हैं। एक और श्लोक है कि इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगु प्रोक्तं पठन् द्विजः भवत्याचारवान् नित्यं यथेष्टां प्राप्नुयाद् गतिम्। यह श्लोक है 12वें अध्याय के 136। इसका अर्थ यह है कि भृगु द्वारा प्रोक्त मानव शास्त्र को पढ़ने वाला द्विज सदा आचारवान रहता है और इच्छित गति को प्राप्त करता है। इस श्लोक की प्रक्षिप्तता का विवेचन इस प्रकार है कि इस श्लोक में मनुस्मृति के लिए शास्त्र शब्द का प्रयोग
इसे परवर्ती प्रक्षेप सिद्ध करता है। यह श्लोक भी भृगु से परवर्ती व्यक्ति द्वारा रचित सिद्ध होता है। यद्यपि इसमें इस स्मृति को मनु रचित कहा है, फिर भी भृगु का नाम महत्व प्राप्ति की इच्छा से जोड़ दिया है। इस प्रकार भृगु के नाम के उल्लेख वाले सभी श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। पहला कि यहाँ कुछ लोग यह शंका उठा सकते हैं कि जैसे मनु के नामोल्लेख वाले श्लोकों को पारंपरिक जनश्रुति के समान प्रमाण मानकर इसका कर्ता स्वयंभू मनु माना है, ऐसे ही भृगु नाम वाले के श्लोकों को भी प्रमाण क्यों न माना जाए। इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि भृगु नामोल्लेख वाले श्लोकों की मनुस्मृति में कोई संगति ही नहीं जुड़ती। जहां जहां पर भृगु जी का नाम आया है, वहां वहां का श्लोक मनु जी के जो श्लोक का जो उत्तरों का जो श्रृंखला चल रहा है, उस श्रृंखला को काटते हुए डला हुआ है। यदि वह उस श्रृंखला के साथ में श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलता तो एक बार उसको मानने की प्रयास करते हैं कि ये भी इसी में है, इसका अंग है, किंतु वह उस धारा को बीच में काटने की क्रिया जो है भृगु जी के नामों के साथ जो श्लोक डला हुआ है उससे हो रहा है। यद्यपि यह मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि भृगु ने मनुस्मृति का प्रवचन किया होगा, लेकिन उसके प्रवचन के आधार पर उसके पश्चात मूल मनुस्मृति का संकलन हुआ, यह कथन बिल्कुल निराधार है। हो सकता है प्रवचनों का आद्य संकलन भी भृगु ने किया हो, क्योंकि वह मनु के समकालीन था, किंतु मौलिक संकलन में भृगु के नाम की कोई संबद्धता नहीं बनती। विशेष बात यह है कि भृगु नाम वाले श्लोकों में भी मनुस्मृति का मूल प्रवक्ता मनु को ही माना है। दूसरा कि प्रतीत होता है कि भृगु की अपनी कोई पृथक संहिता रही है, जो आज उपलब्ध नहीं है। महाभारत शांति पर्व के 57वें श्लोक के महाभारत शांति पर्व के अध्याय 57 के 51वें श्लोक में निम्न श्लोक भृगु के नाम से उद्धृत है। राजा नाम प्रथमं विन्देत् ततो भार्यां ततो धनं राजन्य सती लोकस्य कुतो भार्या कुतो धनम। यह श्लोक वर्तमान मनुस्मृति में नहीं है। इसी प्रकार विश्वरूप ने याज्ञवल्क्य स्मृति भाष्य के पहले अध्याय के 187 252 में जो श्लोक भृगु के नाम से उद्धृत किए हैं, वे भी मनुस्मृति में नहीं हैं। अपरार्क ने भृगु के नाम से निम्न श्लोक दिया है, जिसमें मनु का नाम है। येषु पापेषु दिव्यानि प्रतिशुद्धानि यत्नतः कारयेत् सज्जनैस्तानि नाभिशस्तं त्यजेन्मनुः। यह याज्ञवल्क्य स्मृति के दूसरे अध्याय का 96वां श्लोक है। यदि
वर्तमान मनुस्मृति भृगु संहिता होती तो इसका प्रारंभ मनु के पास आने की घटना से न होकर भृगु के पास आने की घटना से अथवा उनसे की गई जिज्ञासा से होता, जैसा कि नारद, अग्नि, विष्णु, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति आदि की स्मृतियों में है। मनुस्मृति का मनु की घटना से प्रारंभ भी यह संकेत देता है कि यह भृगु संहिता या भृगु की रचना नहीं है, मनु की है। ऐसा उदाहरण अन्य किसी स्मृति में नहीं पाया जाता, जैसा मनुस्मृति में भृगु को जोड़कर प्रस्तुत किया है। कई ग्रंथों में भविष्य पुराण का एक श्लोक उद्धृत मिलता है, जो इस बात का विवरण देता है कि स्वयंभू शास्त्र अर्थात मनुस्मृति के आधार पर 4 संहिताओं का निर्माण हुआ था। पहला भृगु संहिता, दूसरा नारद संहिता, तीसरा बृहस्पति संहिता और चौथा है अंगिरस संहिता। इनमें अंतिम 3 उपलब्ध हैं, भृगु संहिता उपलब्ध नहीं है। इन तीनों का प्रारंभ भी उन प्रणेताओं के नामों से है। यही शैली भृगु संहिता की रही होगी। स्पष्ट है कि मनुस्मृति से भिन्न कोई भृगु संहिता रही होगी। इन प्रमाणों और संकेतों से यह स्पष्ट है कि प्रचलित मनुस्मृति भृगु प्रोक्त नहीं है। प्रतीत होता है कि भृगु संहिता का प्रचलन नहीं हो पाया, तो भृगु परंपरा के शिष्यों ने मनुस्मृति में भृगु के नाम का समावेश कर दिया और उसे भृगु के प्रवचन का रूप दे दिया। परिणामतः भृगु संहिता विलुप्त हो गई। इस प्रकार से यह मनुस्मृति स्वयंभू मनुकृत सिद्ध होता है। इसमें और आगे भी मनुस्मृति जो है ब्रह्मा प्रोक्त तो नहीं है, उसके बारे में भी आगे लिखा हुआ है। उसमें अनेकों श्लोक भी हैं और उस श्लोक को प्रक्षिप्त के रूप में सिद्ध करते हुए उसके कारण भी बताए हुए हैं कि किस प्रकार से यह श्लोक मनुस्मृति में डाला हुआ है और प्रक्षेप है। तो ये वाला हम अब इसमें और आता है मनुस्मृति ब्रह्मा प्रोक्त। मनुस्मृति ब्रह्मा द्वारा रचित है क्या? एक मान्यता यह भी है कि वर्तमान मनुस्मृति मूलतः ब्रह्मा प्रोक्त है। यद्यपि इस मान्यता को मानने वाले विचारकों की संख्या बहुत कम है। इसका स्रोत भी मनुस्मृति ही है, इसलिए यहाँ उसे स्रोत रूप श्लोक पर ही विचार किया जाता है। मनुस्मृति में केवल एक स्थान पर यह उल्लेख आता है कि स्वयंभू मनु कहते हैं कि इस ब्रह्मा ने इस स्मृति शास्त्र को रचकर सबसे पहले मुझ मनु को ही विधि पूर्वक पढ़ाया और फिर मैंने मरीचि आदि 10 मुनियों को ग्रहण कराया। श्लोक इस प्रकार से हैं। इदं शास्त्रं तु कृत्वासौ मामेव स्वयमादीतः विधिवद् ग्राहयामास मरीच्यादिस्त्वं मुनि। यह पहला अध्याय के 58वां श्लोक। इस श्लोक की प्रक्षिप्तता का विवेचन इस प्रकार से है कि मनु के प्रसंग में ये श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। इसकी प्रक्षिप्तता पर विचार करने से पूर्व यह स्पष्ट करना भी प्रासंगिक होगा कि भारतीय इतिहासकार परंपरा के अनुसार ब्रह्मा को आदि गुरु माना जाता है। इस कारण प्रत्येक विद्यावंश
उसी से प्रारंभ होता है। यद्यपि ब्रह्मा से मनु ने इस विषय की शिक्षा प्राप्त की हो तो इसे मानने में कोई भी आपत्ति नहीं, किंतु यह कहना आपत्तिजनक है कि इस शास्त्र को ब्रह्मा ने रचा, फिर उसे ही मनु को दिया और मनु ने अन्य ऋषियों को। यह कथन निम्नलिखित कारणों से मनुस्मृति सम्मत नहीं है। पहला कारण है प्रसंग विरोध। प्रसंग विरोध में पहला है, इस श्लोक में ब्रह्मा शब्द का उल्लेख नहीं है। टीकाकारों ने पूर्व श्लोकों से इस पद की अनुवृत्ति ग्रहण की है। पूर्व श्लोक में जो पहला अध्याय के 50 से 51 श्लोक को छोड़कर कहीं भी ब्रह्मा नामक आदि पुरुष का वर्णन नहीं, अपितु सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का है। पहला अध्याय के 50 से 51 श्लोक प्रक्षिप्त हैं, वहां से अनुवृत्ति भी ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके बाद ब्रह्मा के वर्णन वाले कई सृष्टि उत्पत्ति वाले कई श्लोक आ गए हैं। दूसरा, यहाँ यह श्लोक असंगत भी हैं। यथोहि पूर्वोपर पहला अध्याय के 57वां से लेके 64वां श्लोक में 57वां श्लोक और 64वां श्लोक में सृष्टि उत्पत्ति की अवस्था और उसके काल परिमाण का प्रसंग है। उस प्रसंग को भंग करके बिना ही किसी चर्चा के यह कथन करना नितांत अनावश्यक एवं अप्रासंगिक है। दूसरा कारण है कि यह अंतर विरोध भी है। यह श्लोक अगले 59 से लेके 63 श्लोक से संबंध है। अतः इन सभी श्लोकों का यह एक ही प्रसंग है। इन श्लोकों में मनुष्यों से चराचर सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। जो सृष्टि क्रम विरुद्ध एवं मनु की पूर्व वर्णित मान्यता जो छठवें श्लोक, 14वें श्लोक और 23वें श्लोक के विरोध है। इस श्लोक में ब्रह्मा को इस शास्त्र का कर्ता कहने के कारण मनुस्मृति में पूर्वोक्त मनु और भृगु रचित वाली मान्यताओं से विरोध हो गया है। इस श्लोक से उत्पन्न विरोध को दूर करने के लिए टीकाकारों ने पर्याप्त प्रयास किया है, किंतु उनका वह प्रयास तथाकथित रहा। उनका कहना है कि इसके मूल प्रवक्ता ब्रह्मा हैं, तथापि इसे मनुकृत इसलिए कहा जाता है कि मनु को ब्रह्मा ने शास्त्राशय रूप विधि निषेध का अध्यापन कराया और मनु ने उसका प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ इस रूप में बनाया। दूसरे मत के अनुसार इस ग्रंथ के रचयिता ब्रह्मा ही हैं, तथापि मनु ने इसका ज्ञान प्राप्त कर स्वरूप तथा अर्थ के साथ इसे मरीचि आदि के लिए प्रकाशित किया। अतः यह मानव शास्त्र कहलाया। ये दोनों ही समाधान निराधार एवं अयुक्तियुक्त हैं। इसके विश्लेषण के लिए पहले अध्याय के 1 से 4 श्लोकों पर गहन दृष्टिपात करना होगा।
इन श्लोकों के भाव और भाषा पर ध्यान देने से निम्न बातें स्पष्ट होती है। पहला, कि मनुस्मृति अपने मूल रूप में कोई पूर्व निबद्ध शास्त्र नहीं, अपितु मूल रूप में ऋषियों की जिज्ञासा का प्रवचन के रूप में दिया गया उत्तर है, जिसका बाद में संकलन हुआ है। महर्षि लोग मनु के पास आकर धर्मों को क्रमशः जानने की जिज्ञासा प्रकट करते हैं। और मनु ही उसका उत्तर भी देते हैं। इसके मूल प्रवक्ता भी मनु ही हैं। यही कारण है कि मनु अपने ज्ञान के अनुसार सीधे वेद से विद्यात बातों का ही मनुस्मृति में दिग्दर्शन कराते हैं। जो इस पहला अध्याय के 23, 24, 87, 125 और 129 आदि श्लोकों में स्पष्ट पता चलता है। यदि यह ज्ञान ब्रह्मा की परंपरा से प्राप्त होता या ब्रह्मा द्वारा प्राप्त होता या ब्रह्मा द्वारा प्राप्त होना इसकी विशेषता मानी जाती, तो ऋषि लोगों को यह मनु के लिए वेदों का ज्ञाता कहने की आवश्यकता नहीं थी। वे यही कहते कि आपको ही ब्रह्मा से इस ज्ञान को प्राप्त करने का अहोभाग्य प्राप्त हुआ है, अतः आपसे ही पूछने आए हैं। किंतु ऐसा किसी प्रकार का उल्लेख न होकर यहाँ उनकी व्यक्तिगत विद्वता का ही संकेत स्पष्ट हो रहा है कि वे स्वयं ज्ञाता हैं, इसलिए अपने ज्ञान के आधार पर ही इन्हें उत्तर देना है। वेदों में खोजा हुआ अपना ही आशय बताना है, दूसरे का नहीं। यदि ब्रह्मा से यह ज्ञान प्राप्त किया होता और ब्रह्मा के नाम के कारण ऋषियों को उस ज्ञान के प्रति आकर्षण होता, अथवा मनु को ब्रह्मा के नाम से उसमें कोई विशिष्टता या ख्याति की बात दिखाई पड़ती, तो मनु सभी बातों के साथ ब्रह्मा ने मुझे यह कहा, यह बताया या इसे उचित ठहराया, इसे नहीं आदि कहते या उनके मत का उल्लेख करते। किंतु मनुस्मृति के एक स्थल जो 9वें अध्याय के 138 श्लोक को छोड़कर ब्रह्मा के मत का कोई उल्लेख नहीं है। कहीं भी ब्रह्मा के मत का उल्लेख न होना यह सिद्ध करता है कि मनुस्मृति की रचना के साथ ब्रह्मा का कोई संबंध नहीं है। ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि धर्माधर्म को प्रदर्शित करते समय या तो ऋषि मुनियों के मत का उल्लेख किया है या अपने मत का ही। जब ऋषि मुनियों की मान्यता के अनेक स्थानों पर संकेत है, जैसे आहुर्मनीषिणः पहला अध्याय के 17वां श्लोक, धर्मस्य मुनयो गतिम पहला अध्याय के 110, दूसरे अध्याय के 88 और 124 आदि श्लोक। तो यदि ब्रह्मा का इसके साथ तनिक भी संबंध होता तो उसका उल्लेख प्रमुखता से आता। इससे सिद्ध हो जाता है कि मनुस्मृति के मूल प्रवक्ता स्वयं मनु ही हैं। ब्रह्मा का इसकी रचना से कोई संबंध नहीं है। मनुस्मृति की शैली से यह सिद्ध होता है कि मनुस्मृति अपने मूल रूप में कोई निबद्ध शास्त्र के रूप में नहीं था। जब शास्त्र के रूप में नहीं थी तो इसके लिए मूल संकलन से शास्त्र संज्ञा का व्यवहार नहीं बनता। यदि पहले से यह ग्रंथ के रूप में शास्त्र के रूप में रहता तो उसको शास्त्र कह सकते थे।
इस प्रयोग के न बनने से मनुस्मृति का ब्रह्मा से कोई संबंध सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित शास्त्र शब्द ही असंगत है। मनुस्मृति अपने मूल रूप में ऋषियों की जिज्ञासा का दिया गया उत्तर है, जो प्रवचन के रूप में है। संकलन के बाद ही मनुस्मृति ने शास्त्र का रूप ग्रहण किया। जब मनु ने ऋषियों को उनके प्रश्नों का उत्तर दिया तो उत्तर में जो शब्दों का प्रयोग किया गया, जिन नियमों का प्रयोग किया गया, जिन धर्मशास्त्र, जिन वेदों की बातों को कही गई, उसी से यह मनुशास्त्र, मनुस्मृति बना। मनुस्मृति ने शास्त्र का रूप ग्रहण किया और मौलिक संकलन वही कहा जा सकता है जो मूल प्रवक्ता की बातों का यथावत रूप में संकलन हो, जबकि शास्त्र संज्ञा का प्रयोग मौलिक नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रवचन अभी किसी संकलन के या शास्त्र के रूप में नहीं आए हैं, उन्हें मनुशास्त्र कहकर कैसे पुकारते हैं। स्पष्ट है कि मनु के प्रवचन संकलन का रूप लेने के बाद जब वे शास्त्र के रूप में विख्यात हो गए, तब जाकर इस प्रकार के श्लोक मिलाए गए, जिनमें इसे शास्त्र शब्द से व्यवहृत किया गया है। इस प्रकार 58 और 59वें श्लोक में शास्त्र शब्द का प्रयोग उन्हें परवर्ती प्रक्षेप सिद्ध करता है। कुछ विद्वानों की पूर्व प्रदर्शित उन दो युक्तियों के आधार पर यदि इसे मनुकृत माना जाता है, तो युक्ति देने वाले उन विद्वानों को चाहिए कि वे इसे अंतिम रूप में भृगुकृत माने, भृगु संकलित नहीं, क्योंकि यदि आशय समझकर पढ़कर उसे बतलाने के कारण मनु इसके रचयिता है, तो भृगु ने भी मनु के आशय को महर्षियों के समक्ष अपने शब्दों में कहा है। जो श्लोक 58 और 60 इस पर तो भृगु इसके रचयिता हुए। इस प्रकार ये युक्तियां स्वयं युक्तिदाताओं की मान्यता को खंडित कर रही है, अतः मान्य नहीं है। इस युक्तियों से यह बात स्पष्ट हो गई है कि मौलिक श्लोकों के अनुसार मनुस्मृति की रचना के साथ ब्रह्मा का कोई संबंध नहीं है। यह मौलिक रूप से मनुकृत हैं और ब्रह्मा से संबंध जोड़ने वाले सभी प्रसंग, सभी श्लोक परवर्ती काल के प्रक्षेप हैं और सभी मतों के पक्ष विपक्ष पर विचार करने के अनंतर यही निष्कर्ष सामने आता है कि यह मनुस्मृति के मूल प्रवक्ता या रचयिता स्वयंभू मनु ही हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आप इसमें समझ गए होंगे कि यह मनुस्मृति स्वयंभू मनु द्वारा रचित हैं, स्वयंभू मनु द्वारा कहे हुए हैं, न कि वैवस्वत मनु द्वारा और न ही ब्रह्मा द्वारा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह की हम वीडियो YouTube में अपने चैनल में अपलोड कर रहे हैं, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को यह शेयर करें, ताकि वह लोग भी मनुस्मृति के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें, जिससे जो लोग मनु जी के बारे में, मनुस्मृति के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसको उचित रूप से उसको जवाब दे सकें, न कि किसी के कहे हुए सुने हुए बातों को माने। तो हमारा यह वीडियो बनाने का आशय यही है कि हमारे भारत के
समस्त लोग, समस्त नागरिक यह समझें कि मनुस्मृति एक महान ग्रंथ है जिसकी श्रेणी वेदों के बाद दूसरे नंबर में आता है। तो इतनी महान ग्रंथ को किसी प्रक्षिप्त लोगों के द्वारा डाले गए प्रक्षिप्त श्लोकों को मान करके मनुस्मृति को दूर करना अनुचित है। इससे हमारा समाज भ्रष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कृपया आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, लोगों को बताना, ताकि इसमें बताए गए जो हमारे वीडियो हैं वो वीडियो के बातों को समझ सकें। हालांकि कुछ जगह त्रुटि होगी इसमें बताने में, कहने में, वो हमारी त्रुटि है, न कि भाष्यकार जी की त्रुटि है। तो कृपया हमें कमेंट करके यह हमें सजेस्ट जरूर करें ताकि हम उससे अगले वीडियो में सुधारने की प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।